हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील प्लांट डिज़ाइन। मैं हूं शर्मा मनोज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रेन डिज़ाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक असेंबली के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा हमें ब्रेक असेंबली की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, एम मास एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हम जानते हैं ये मोशन क्रिएट करेगा, कुछ वेलोसिटी से कुछ एक्सेलरेशन से। ओके दोस्तों, अब जब ये एक्सटर्नल फोर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसके बाद भी दोस्तों ये अपने इनर्शिया फोर्स की वजह से, जो हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए, इट इज कॉलिंग इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स की वजह से कुछ वेलोसिटी कुछ एक्सेलरेशन से मूवमेंट इसका जारी रहेगा। दूसरा एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये हो गई लीनियर मोशन की बात। अगर हॉइस्टिंग ऑपरेशन है, हॉइस्ट ऑपरेशन है, तो दोस्तों F इज इक्वल टू एम ए की जगह F इज इक्वल टू एम इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा। ओके दोस्तों, जिसकी वजह से वो हॉइस्ट अपने आप डाउनवर्ड मोशन क्रिएट करेगा। अब हमें ये इनर्शिया की वजह से लीनियर मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो डाउनवर्ड मोशन है वो रोकना है। मतलब जब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तब हमें मोशन एग्जाम्पल लेते हैं 10 टन की क्रेन का। 10 टन की क्रेन का हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी 10 टन। ओके दोस्तों, अब 10 टन की क्रेन है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें कितना ब्रेकिंग टॉर्क चाहिए वो निकालना होगा। कितना ब्रेकिंग टॉर्क चाहिए वो निकालने के लिए दोस्तों हमें लिफ्टिंग कैपेसिटी चाहिए। दूसरा वायर रोप लोड, वायर रोप सेल्फ वेट। ओके दोस्तों, वायर रोप का सेल्फ वेट है दोस्तों 1108। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले जो लोड कैलकुलेशन वाले जो वीडियो थे दोस्तों, उसमें हमने वायर रोप का सेल्फ वेट निकालने का कैलकुलेशन सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए। अब इसमें हमने सिर्फ वायर रोप का वेट लिया है। अगर इसमें स्नेच ब्लॉक का, अगर मैं इसको 1100 पकड़ता हूँ 1108 की जगह पे, और जो स्नेच ब्लॉक लगाया है हमने जिसमें पुली लगी हुई है, उसका वेट मैं 100 kg पकड़ता हूँ, तो दोस्तों हमारा जो वायर रोप असेंबली है, वायर रोप की जो असेंबली है, उसका टोटल वेट हो जाएगा 1200 kg। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1200 kg हो गया। तीसरा जो लोड लगेगा दोस्तों एक्सेलरेशन का लगेगा। मतलब जब हमने ब्रेक एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया, उसके बाद कितना एक्सेलरेशन, मतलब कितना मीटर डिस्टेंस वो लेगा, तो हम एक्सेलरेशन लोड निकालते हैं। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे जो स्पीड है दोस्तों 14 मीटर पर मिनट मान के चले हैं। जो वेलोसिटी है हमारी, एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम वेलोसिटी डिफाइन कर लेते हैं। वेलोसिटी जो दोस्तों v है हमारी 14 मीटर पर मिनट है। इसका मतलब 14 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू कितना है देख लेते हैं, 0.233 मीटर पर सेकंड, ये हमारी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन निकालते हैं दोस्तों a। अब हमें एक्सेलरेशन दोस्तों जो हमारा v1 है दोस्तों, v2 हमारा 0 है, v2 माइनस हम जानते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। v2 हमारा 0 है, मतलब हमें फर्स्टिंग ऑपरेशन को रोक देना है, तो v2 हम 0 लेंगे। v1 हमारा क्या है दोस्तों, ये हम फुल आरपीएम पकड़ के चल रहे हैं, फुल स्पीड पकड़ के चल रहे हैं। टाइम कितना लगेगा दोस्तों, हम 1 सेकंड लेके चल रहे हैं कि 1 सेकंड में जो ऑपरेशन है वो हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, -0.233 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम स्पीड कम कर रहे हैं इसीलिए वैल्यू माइनस में आएगी। अब एक्सेलरेशन लोड का इक्वेशन, हम इससे पहले जो लोड कैलकुलेशन वाले वीडियोस थे दोस्तों, उसमें हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन, आपको एक्सेलरेशन लोड निकालने का इक्वेशन सिखाया था। WA इज इक्वल टू लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी प्लस वायर रोप वेट डिवाइड बाय G इंटू A। लोड लिफ्टिंग हमारा कितना है 10 टन प्लस ये W 1200 डिवाइडेड बाय 10 इंटू A कितना है 0.233। तो दोस्तों हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 257 न्यूटन। WA की वैल्यू दोस्तों 257 न्यूटन आ रही है। पर फॉर सेफ्टी पर्पस मैं WA की जो वैल्यू है दोस्तों उसको 300 और कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए मैं ये WA की वैल्यू 300 लेके
चल रहा हूँ, मतलब एक्सेलरेशन लोड WA मैं 300 लेके चल रहा हूँ। न्यूटन में ये सब दोस्तों, ये सब न्यूटन में है। ओके, तो मुझे जो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, मतलब मुझे कितने टॉर्क को रोकना है, मतलब सॉरी ब्रेकिंग टॉर्क नहीं, ये फोर्स है। मेरे को जो टोटल फोर्स को रोकना है वो फोर्स की वैल्यू जो दोस्तों W मुझे मिलेगी 10,000 प्लस 1200 ये 10,000 ये और ये 300 एक्सेलरेशन प्लस 300। ओके दोस्तों, तो ये वैल्यू जो आएगी मेरी 11,500 न्यूटन। मतलब मुझे जो कैलकुलेशन करना है दोस्तों, जो टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 11,500 न्यूटन के ऊपर करनी है, ना कि 10,000 न्यूटन के ऊपर। तो ये हमेशा याद रखें दोस्तों। अगर हमने लोड ही गलत निकाल लिया दोस्तों तो हमारा कैलकुलेशन कभी ठीक नहीं हो सकता। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा लोड निकालते समय क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो W है 11,500 न्यूटन है। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। जो ड्रम डाया है, वायर ऑफ ड्रम का डाया है दोस्तों, ये मैंने पहले वीडियो में भी निकालना सिखाया है। 27 × D रखेंगे, 27 × 18 mm का हमने वायर ऑफ लिया था, तो 468 हमारा ड्रम 486 हमारा ड्रम डाया आया था। हमारा जो रेडियस आएगा दोस्तों 243 mm आएगा। इसमें से हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। टॉर्क T इज इक्वल टू W इंटू R। W है हमारा 11,500, R है हमारा 0.243। तो जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है दोस्तों 2794.5 न्यूटन इंटू मीटर। ये दोस्तों टॉर्क की वैल्यू आ रही है वायर ऑफ ड्रम। अब दोस्तों हमें एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हम ब्रेक असेंबली लगाएंगे या ब्रेक ड्रम लगाएंगे वो हमेशा इनपुट शाफ्ट पे, इनपुट पिनियन के ऊपर लगाएंगे। तो हमें इनपुट पिनियन पे कितना टॉर्क लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों मोटर आरपीएम वो भी मैंने निकालना सिखाया हुआ है दोस्तों अपने प्रीवियस वीडियो में। मोटर आरपीएम 965 है, गियर बॉक्स रेशियो दोस्तों 70 है। ठीक है, गियर बॉक्स रेशियो 70 है। तो आउटपुट आरपीएम दोस्तों हमारा 965 डिवाइड बाय 70 ये आएगा 13.78। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गए। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों T1 बाई T2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। ठीक है दोस्तों, T1 की वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी है, T2 की वैल्यू हमें पता है जो हमने टॉर्क निकाला ड्रम का। N2 की वैल्यू हमारी 13.78 है और N1 की वैल्यू हमारी 965। फाइंड आउट करते हैं टॉर्क ऑन शाफ्ट। N2 की वैल्यू 13.78 इंटू 2794.5 डिवाइड बाय 965। दोस्तों T1 की जो वैल्यू आ रही है 39.90। हम लोग इसको दोस्तों कैलकुलेशन के ईज के लिए 40 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क मान के चल रहे हैं। मतलब जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क आएगा TB की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो 40 न्यूटन इंटू मीटर पे हमको डिजाइन करनी है ये ब्रेक असेंबली को। ओके दोस्तों, ये हमने ब्रेकिंग टॉर्क निकालना सीखा। अगर ये टॉर्क अगर दोस्तों आपने गलत निकाल लिया तो आपका पूरा ब्रेक असेंबली का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो ये टॉर्क निकालना हमें बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ब्रेक असेंबली की दोस्तों। तो ब्रेक असेंबली एक्चुअल में फंक्शन क्या है? ब्रेक असेंबली इज द फंक्शन ऑफ लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म में दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये जैसे मान लो मेरा लीवर है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कितनी फोर्स की वैल्यू मिल रही है वो निकालने के लिए ये मान लो फोर्स P है, ये डिस्टेंस मान लो 250 mm है, तो मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है वो निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करता हूँ। सेम प्रिंसिपल मुझे ब्रेक असेंबली में लगाना है। अब यहाँ पे ब्रेक असेंबली में दोस्तों 3 फोर्स कितने लग रहे हैं टोटल फोर्स दोस्तों 6 पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या है, जो ब्रेक शू है उसमें फ्रिक्शन फोर्स Ft1 पहले पॉइंट पे,
दूसरे पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स Ft2, ये डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ली है। जहां पे ब्रेक असेंबली पे फ्रिक्शन फोर्स Ft1 Ft2 लग रहा है, उसका ड्रम से रिएक्शन फोर्स भी लगेगा Rn1 और Rn2। ठीक है दोस्तों, और दोनों लीवर के टॉप पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो S है, और एक वो फोर्स है जो थ्रस्टर फोर्स है P, वो ब्रेक असेंबली को रिलीज करने के लिए। यहाँ पे 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका मोमेंट निकालेंगे दोस्तों, पॉइंट O1, पॉइंट O2 एंड पॉइंट O। ठीक है दोस्तों, ब्रेक ड्रम डाया हम 250 लेके चल रहे हैं। जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम डाया हमने 250 mm का लिया है दोस्तों। ठीक है, रेडियस इसका 125 mm हो जाएगा। मोमेंट अब सबसे पहले दोस्तों 1-2-3 टॉपिक हमें और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्रेक शू जो हम यूज कर रहे हैं, ब्रेक शू का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो गूगल में सर्च करके या जो भी आपका वेंडर है उससे बात करके वो वैल्यू आपको पता करनी है। मैं इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ब्रेक शू एंड ड्रम वो 0.3 लेके चल रहा हूँ। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दोस्तों मैं 0.3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक और चीज है दोस्तों, इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट 2 थीटा है, जो ब्रेक शू है हमारा वो इस तरह से रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लो हमारा ये ड्रम है, ओके, ये ड्रम का सेंटर है, ये एंगल 2 थीटा है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ब्रेक शू का एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो एंगल की वैल्यू है दोस्तों, ये जो 2 थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन 60 डिग्री है। ओके दोस्तों, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 नहीं रहेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम नाम देंगे म्यू डैश। म्यू डैश का जो इक्वेशन है दोस्तों वो है 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, जिसमें जो थीटा और 2 थीटा की वैल्यू है वो 70 डिग्री पे से हम लोग लेके चलेंगे। इस इक्वेशन में दोस्तों मैं जो 2 थीटा की वैल्यू है वो 70 डिग्री मान के चल रहा हूँ। 2 थीटा की जो वैल्यू है, मेरा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 70 डिग्री है। ओके दोस्तों, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, 70 इंटू पाई बाय 180, तो ये जो मेरी रेडियन में वैल्यू आएगी वो आएगी 1.22 रेडियन। ये सारी वैल्यू मैं पुट आउट करता हूँ म्यू डैश के इक्वेशन में। म्यू डैश इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू की वैल्यू 0.3 साइन 2 थीटा को हाफ किया 35 डिवाइड बाय 2 थीटा 1.22 रेडियन में हम निकाल चुके हैं साइन 70। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे तो म्यू डैश की वैल्यू दोस्तों आएगी 0.32। ओके दोस्तों, म्यू डैश की वैल्यू हमने निकाल लिया 0.32। तो हम जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.3 की जगह पे इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश 0.32 लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, म्यू डैश की वैल्यू हमने ले ली है 0.32। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट। हमें दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में हमें स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। जब हमारे सामने ब्रेक असेंबली रखी जाती है तब हमारे सामने सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, एक थ्रस्टर कितने केजी का लगा हुआ है और ब्रेक ड्रम कितने साइज का हम लगा सकते हैं। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में 250 ड्रम के साथ, 250 के ड्रम के साथ 18 केजी का थ्रस्टर लगाया जाता है और 300 के ड्रम के साथ 34 केजी का थ्रस्टर लगाया जाता है, लेकिन उसमें स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं, उस पर से ही हमें थ्रस्टर की वैल्यू मिलेगी। स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले मोमेंट लेते हैं अबाउट O1। टेक मोमेंट अबाउट O1, टेक मोमेंट अबाउट फोर्स पॉइंट O1। ये सारे डायमेंशन लिखे हुए हैं दोस्तों। ये जो पिन लगती है, ये सारी लीवर मैकेनिज्म में जो पिन है उसके सेंटर से ये सारे डायमेंशन लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला फोर्स जो लग रहा है दोस्तों ये S, स्प्रिंग फोर्स S कितना लग रहा है 275 प्लस 190। इसको सबसे पहले लेते हैं S, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, S इंटू 0.465 इज इक्वल टू दूसरा फोर्स, ये जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों, Rn1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जा रहा हूँ। Rn1 कितना लग रहा है एक्सिस के 190, Rn1
इंटू 0.190 प्लस Ft1 जो फोर्स लग रहा है दोस्तों वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो Ft1 कितना है वो निकालने के लिए दोस्तों हमने ड्रम के सेंटर से जो पिन का सेंटर है वो 160 है। ओके दोस्तों, 160 में से ये ड्रम का रेडियस माइनस किया, 125 माइनस करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए दोस्तों? Ft1 फोर्स और O1 के सेंटर का बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो Ft1 0.160 माइनस 0.125 125 क्या है दोस्तों? ड्रम का रेडियस है। ये 160 डिस्टेंस में से ड्रम का रेडियस माइनस किया तो हमें ये डिस्टेंस मिला। अब दोस्तों हमें Rn1 का बारे में एक आपको जानकारी दे देता हूँ। Rn1 क्या होता है दोस्तों? जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है डिवाइड बाय म्यू डैश। ये इक्वेशन हमें याद रखना है। इसकी जगह पे हम ये Rn1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32, म्यू डैश की वैल्यू 0.32 है तो हम ये Rn1 को इस फॉर्म में लिखेंगे Ft1 डिवाइड बाय 0.32। डालते हैं Ft1 डिवाइड बाय 0.32 0.190 Ft1 0.035। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए हम। इसको मिटाते हैं तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 0.62 Ft1। ओके, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अब हमें दोस्तों फाइनली चाहिए Ft1 की वैल्यू। तो Ft1 इज इक्वल टू 0.465 डिवाइड बाय 0.62 इंटू S। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों 0.75 इंटू S। ठीक है दोस्तों, हमने Ft1 की वैल्यू निकाल दी, उसको ले लेते हैं साइड में। मैं यहाँ लिख देता हूँ Ft1 इज इक्वल टू 0.75 इंटू S। ओके, अब सेम हमें Ft2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो मोमेंट अबाउट हमने O1 लिया था वो मोमेंट अबाउट O2 लेंगे दोबारा। देखें सेम स्प्रिंग फोर्स लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये स्प्रिंग फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगा। निकालते हैं S इंटू 0.465। ओके दोस्तों, सेम Ft2 भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो Ft2 प्लस Ft2। अब इसमें दोस्तों ये देखिए आप, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये 160 माइनस 125 जैसे हमने पहले किया था, 160 माइनस 125 ये डिस्टेंस चाहिए हमें। 0.160 माइनस 125 इज इक्वल टू Rn2 दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, Rn2 0.190। ओके दोस्तों, ये हमने इक्वेशन बना लिया। इसमें भी Rn2 की वैल्यू दोस्तों Ft2 बाई 0.32 लिखेंगे। Ft2 डिवाइड बाई 0.32 0.190, बाकी सारा सेम रहेगा। ये इक्वेशन को शॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो Ft2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.84 इंटू S। वो वैल्यू भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.84 इंटू S। हमारे पास Ft1 और Ft2 की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है। अब हमें एक इक्वेशन से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ दोस्तों। जो ब्रेकिंग टॉर्क है, ये ब्रेकिंग टॉर्क एक्चुअल में है क्या? ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू जो फ्रिक्शन फोर्स Ft1 पे लग रहा है और Ft2 पे लग रहा है मल्टीप्लाई बाय जो ड्रम का रेडियस है वो। ओके, Ft1 क्या है दोस्तों? 0.75 इंटू S प्लस Ft2 क्या है? 0.84 इंटू S इंटू रेडियस कितना है? 0.125। टीवी की वैल्यू दोस्तों हमने 40 ली हुई है। इसमें से हम S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। S की वैल्यू आएगी 210.52 न्यूटन। ये दोस्तों हमें स्प्रिंग फोर्स मिला। ठीक है दोस्तों, अब जनरली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं क्रेन में, इस स्प्रिंग फोर्स पे से हम लोग ये थ्रस्टर की वैल्यू निकालेंगे कि थ्रस्टर पे हमें कितना फोर्स चाहिए। तो हमें जो फोर्स मिलेगा वो टोटल स्प्रिंग फोर्स का मिलेगा। मतलब मान लो कि जो मैंने लोड लिए थे स्टार्टिंग में 10 टन लोड लिया, जैसे 11,500 जो टोटल W निकाला था। ठीक है दोस्तों,
उस लोड को रोकने के लिए मुझे जो स्प्रिंग फोर्स चाहिए वो इतना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स हमारा आ गया। अब हमें Ft1 और Ft2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो Ft1 मल्टीप्लाई बाय 210.52 सेम हियर। तो Ft1 और Ft2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 157। S की वैल्यू हम सिर्फ पुट कर रहे हैं उसमें। Ft1 की आएगी 157.89 न्यूटन, Ft2 की वैल्यू आएगी 176.83 न्यूटन। ओके दोस्तों, अब हम Rn1 और Rn2 की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा Rn1 है, Rn1 क्या है, मैं यहां से लिख लेता हूं। Rn1 है Ft1 बाय म्यू डैश। ओके दोस्तों, इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे तो 157.89 डिवाइड बाय 0.32। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी Rn1 वो आएगा 493.40 न्यूटन। सेम Rn2 जो आएगा दोस्तों सेम इक्वेशन से 552.59 न्यूटन। हमें ये चारों फोर्स की वैल्यू मिल गई। हमें S मिल गया, Rn1 Rn2 मिल गया, Ft1 Ft2 मिल गया। अब दोस्तों हमें कौन सा फोर्स बाकी है निकालना, फोर्स P। फोर्स P निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट O। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। मोमेंट अबाउट O के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट निकालेंगे। तो दोस्तों जो हमारा थ्रस्टर का पिन है उसके सेंटर से जो ये लीवर का पिन लगा है वो डिस्टेंस हमारा 225 mm है। इसको हम mm में ही रखते हैं। P इंटू 225, ये जो P इंटू 225 है दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, प्लस सारे फोर्स को हम लेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे Rn1 प्लस Rn1 और ये डिस्टेंस ऊपर वाला आएगा 275। ये भी आपका Rn1 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो Rn1 इंटू 275। बाकी सारे जितने भी फोर्सेस हैं दोस्तों, Ft1 ले लो, Rn2 ले लो, Ft2 ले लो, बाकी सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो बाकी सारे फोर्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो इक्वल टू के उस तरफ माइनस आएगा, उसकी जगह इक्वल टू के मैं उस तरफ ले गया। Ft1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू O, सेम 160 माइनस 125। ओके, प्लस Ft2। अब यहाँ पे एक दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। ये जो Ft2 की वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू O है, तो हमें जो वैल्यू आएगी Ft2 की, ये सेंटर डिस्टेंस 160 है दोस्तों, 160 प्लस उसका रेडियस। अभी तक हम माइनस कर रहे थे, अभी 160 प्लस उसका रेडियस Ft2 के लिए। Ft2 में 160 प्लस 125 आएगा दोस्तों, ये क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू O है। Ft2 फोर्स विद रिस्पेक्ट टू O। ओके दोस्तों, प्लस Rn2, ये Rn2 इंटू 275। ठीक है दोस्तों, इसमें Rn1 की वैल्यू हमारे पास है, Rn2 की वैल्यू हमारे पास है, Ft1 की वैल्यू हमारे पास है, Ft2 की वैल्यू हमारे पास है। सारी वैल्यू पुट आउट करेंगे दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, क्या बनता है इक्वेशन। सारी वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो दोस्तों P इंटू 225 इज इक्वल टू 157.89 इंटू 35 प्लस 83 इंटू 285 प्लस 552.59 इंटू 275 माइनस 493.40 इंटू 275। हमने यहाँ से Rn1 को उठा के उधर ले लिया है, ये सारी वैल्यू हमने डाल दी है। तो दोस्तों जो आएगा इक्वेशन बनेगा हमारा 72199.95 P इंटू 225। P की वैल्यू जो बनेगी 72199.95 225। ओके दोस्तों,
इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें से जो P की वैल्यू आएगी हमारे पास, जो P की वैल्यू आ रही है वो आ रही है दोस्तों 320 न्यूटन। अब दोस्तों हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो थ्रस्टर मिलता है वो केजी में मिलता है, न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, डिवाइड बाय 10, तो P की वैल्यू जो आएगी दोस्तों 32 केजी। अगर हम जो हमने W लोड लिया था दोस्तों, अब इसमें बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना। जो W लोड लिया हमने 11500 लिया, मतलब फुल लोड उठाने के लिए हमें फुल लोड उठाने के लिए हमें जो स्प्रिंग फोर्स है S, वो दोस्तों 210 न्यूटन के आसपास लग रहा है, और उसके लिए जो ये थ्रस्टर फोर्स है वो 32 केजी के आसपास लगेगा। थ्रस्टर ब्रेक को रिलीज या स्प्रिंग को रिलीज कराने के लिए होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 250 के ड्रम के साथ हमें थ्रस्टर दोस्तों 18 केजी का मिलता है। ओके दोस्तों, तो 18 केजी के हिसाब से ही स्प्रिंग फोर्स रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक असेंबली की जगह पे 2 असेंबली हमें यूज करनी पड़ेगी इस कंडीशन में। मतलब कि हमें जो स्प्रिंग फोर्स है मतलब हमें यूज 02 नोज असेंबली। ओके दोस्तों, तो स्प्रिंग फोर्स है, एक असेंबली का जो स्प्रिंग फोर्स है 210/2 105। ओके दोस्तों, और जो थ्रस्टर लोड है, थ्रस्टर लोड 32/2 = 60 केजी, मतलब कि 18 केजी का थ्रस्टर हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके दोस्तों, तो आज हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे कि हमें कितना लोड रखना चाहिए ब्रेक असेंबली के लिए, ब्रेकिंग टॉर्क हमारा कितना रहेगा, स्प्रिंग फोर्स हमें कितना चाहिए। अगर हमारे प्रैक्टिकल जो स्टैंडर्ड है कि जैसे 250 के ड्रम के लिए हम 18 केजी का ही थ्रस्टर यूज कर सकते हैं, तो अगर हमारा थ्रस्टर का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता है, हमें सिर्फ थ्रस्टर का वैल्यू मिलता है, तो उस अगर हमारी थ्रस्टर की वैल्यू 32 केजी आ रही है तो हमें उस टाइम पे 2 ब्रेक असेंबली यूज़ करनी है। अगर दोस्तों अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।